हेलो प्रिय छात्रों। तो आज अभी हम पढ़ेंगे जो पिछली क्लास थी, उससे आगे हम पढ़ेंगे कि जंतुओं में अलैंगिक जनन। क्या? जंतुओं में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन इससे पहले हम देख लेते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जंतुओं में लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? ऐसा जनन जिसमें हमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की क्या होती है? आवश्यकता। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। तो पढ़ते हैं हम इसे। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा जिनसे हम क्या थे? परिचित। परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे हाइड्रा और अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? क्या आप उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय में जानते हैं? आइए पता लगाएं। चलिए तो हम देखते हैं अब ये जो अमीबा और हाइड्रा है वो जनन किस प्रकार करते हैं। तो चित्र आप देख सकते हैं। ये हाइड्रा है, हाइड्रा में कैसे जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। और किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन। कौन सी विधि द्वारा होता है? मुकुलन। तो आप पहले चित्र देख लीजिए। ये जो है ये क्या है? ये हाइड्रा है। ये हाइड्रा का चित्र है। और ये जो वार है इसे कहते हैं मुकुल। ये क्या है? मुकुल है। ये मुकुल बड। चलिए प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक ओभार दिखाई दे सकते हैं। यह ओभार विकसित होते हुए नए जीव हैं। ये जो ओभार हैं इन्हीं से जो नए जीव का क्या होगा? निर्माण। तो जिसे हम क्या कहते हैं? मुकुल। स्मरण कीजिए यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते थे, जो पिछली कक्षा में हमने जो पढ़े थे, या और दो में नहीं, जो पिछली कक्षा में यीस्ट के बारे में जो पढ़ा था हमने। हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले ऊर्ध्व नए जीव का विकास होता है। किस प्रकार का जिसमें क्या होता है? एकल जनक होता है। क्या होता है? एकल जनक। क्या होता है? एकल जनक जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन से बिल्कुल विपरीत, क्योंकि लैंगिक जनन में दोनों की आवश्यकता होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक। लेकिन अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जो जनक है उसकी आवश्यकता होती है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जन्म को क्या कहते हैं? मुकुलन। क्योंकि मुकुल से बनने वाले जीव मुकुल से निर्माण होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मुकुलन। अलैंगिक जनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है, जिसका नाम मैं इधर द्विखंडन, नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। क्या है? द्विखंडन। तो अमीबा में, हाइड्रा में तो होगी क्या? मुकुलन। अमीबा में हो जाएगी द्विखंडन। चलिए अमीबा की संरचना के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 में भी है और क्या है कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि जो इसका आकार है वो क्या नहीं होता? निश्चित नहीं होता है। आपको स्मरण होगा अमीबा क्या है? एक कोश की जीव है। इसके केंद्रक का 2 भागों में विभाजित हो जाता है। केंद्रक के विषय में हम अंडाणु में भी पढ़ चुके हैं। इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें जो अंडाणु क्या होता है? केंद्रक। इसमें भी केंद्रक की बात की गई है। केंद्रक ही जो है जनन में मेन जो मुख्य भूमिका निभाता है। तो केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन की प्रक्रिया क्या होती है? प्रारंभ होती है अमीबा में। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। जो कोशिका है वो भी क्या 2 भागों में विभाजित हो जाती है। और प्रत्येक भाग में क्या होता है? केंद्रक। यानी कोशिका के प्रत्येक भाग, जो 2 भाग हुए ना, उनमें जो कुछ मात्रा किसकी होगी? केंद्रक की। चित्र 9.12 अभी देखें हम। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 में बन जाते हैं, क्योंकि डिवाइडेशन हो चुका है। दोनों में क्या है? केंद्रक और दोनों में कोशिका हैं। तो इस प्रकार के अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहलाता है। और ऊपर क्या पढ़ा था मैंने अभी? मुकुलन। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियाँ भी, जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों में क्या होता है? जनन। इसके विषय में कायांतरण हो गया, और ये जो कक्षा 7 हमने पौधों में पढ़े थे ना अलैंगिक जनन, वही। तो आप इस चित्र की सहायता दे सकते हो। आप इस चित्र को देख सकते हो। पहले ये अमीबा है, ये क्या? केंद्रक। कलर चेंज कर लेते हैं। ये केंद्रक है। केंद्रक का डिवाइडेशन हो गया बीच में से, और केंद्रक के साथ ही कोशिका का कुछ भाग अलग अलग हो गया, और फिर प्रत्येक नई संतति का निर्माण हो गया। ये सिंपल सा है। इस विधि का नाम क्या है? द्विखंडन। अमीबा में क्या है? द्विखंडन। चलिए अमीबा में द्विखंडन। अब ये लास्ट टॉपिक है अपना, इसमें इसे पढ़ते हैं। ये टॉपिक है अपना क्लोनिंग का। क्लोन क्या कहते हैं? क्लोन। तो मैं ऐसे ही पढ़ के सुनाया था। मेन चीज़ आपको बाद में हाईलाइट करवा दूंगा। किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव की कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग। या तो संपूर्ण जीव का निर्माण हो, या फिर कृत्रिम रूप से, या फिर किसी जीवित भाग का, या फिर क्या
उसी के समरूप पूरा ही बना दिया जाए तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम यान विल्मट, साइंटिस्ट का नाम क्या है? यान विल्मट, और उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा ईडनबर्ग स्कॉटलैंड जगह का नाम है, और जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो था उसका नाम क्या है? रोजलिन इंस्टीट्यूट। रोजलिन इंस्टीट्यूट कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में, और स्कॉटलैंड के भी एडिनबर्ग में। तो मेन चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो क्लोनिंग की परिभाषा क्या है कि किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया की क्या कहलाती है? क्लोनिंग। और सबसे पहले जो क्लोनिंग किसने की थी? यान विल्मट ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे या फिर कहाँ पढ़े थे? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? रोजलिन इंस्टीट्यूट। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन किया जिसका नाम क्या था? डॉली। तो डॉली जो क्या क्लोन की गई भेड़ का नाम है, और किससे की गई तो आगे देखते हैं हम। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। मैमल, जो पहला मैमल था ये, जिससे क्या किया गया था? क्लोन। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ के जो स्तन ग्रंथि थी उससे क्या ली गई? एक कोशिका एकत्र की गई। यानी फिन डॉर्सेट की जो स्तन ग्रंथि थी उससे क्या ली गई? एक कोशिका एकत्र की गई। तो इसे याद रखेंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से क्या लिया? अंड कोशिका एकत्र की गई एक। यानी फिन डॉर्सेट से तो स्तन ग्रंथि से क्या निकाली गई? एक कोशिका, और स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से क्या निकाली गई? एक अंड कोशिका। अंड कोशिका का जो केंद्रक था उसे हटा दिया गया। अभी जो अंड कोशिका के अंदर जो केंद्रक था ना, मैंने पहले बताया केंद्रक मेन होता है, तो केंद्रक जो अंड कोशिका था किसे लिया गया था? ब्लैक फेस ईव से लिया गया था, उसे हटा दिया गया। तत्पश्चात जो फिन डॉर्सेट कोशिका की जो स्तन ग्रंथि से जो कोशिका ली गई थी, क्या ली गई थी? कोशिका ली गई थी, उसके केंद्रक को जो है स्कॉटिश ईव के केंद्रक विहीन अंड कोशिका में क्या कर लिया? स्थापित कर दिया गया। यानी फिन डॉर्सेट से जो कोशिका थी ना, स्तन कोशिका, उसके जो, और दूसरी जो ईव की जो केंद्रक में वो क्या जो था उसे तो हटा दिया गया, और यहाँ से हटा के इसको जो है इसमें डाल दिया गया। ये कोशिका को इसके अंदर डाल दिया गया ऐसे। अब ये किसके अंतर्गत है? क्योंकि अंड कोशिका किसकी थी? फिन जो स्कॉटिश ईव थी ना, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, उसके अंतर्गत ही, क्योंकि अंड कोशिका इसी की है, तो इसी के अंतर्गत पूरा क्या होगा? विकास। चलो देखते हैं अभी आगे। चलिए केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में क्या कर दिया? रोपित। मैंने पहले बताया, क्योंकि जो अंड कोशिका वो किसकी है? ईव, मतलब ब्लैक फेस ईव की है, तो जो इसको उसी के अंदर उसी के शरीर में रखा जाएगा जिसकी जो अंड कोशिका है। अंड कोशिका का विकास परिवर्तन सामान्य रूप से हुआ, और अंततः किसका जन्म हुआ? डॉली। अंततः किसका जन्म हुआ? डॉली का। किसका जन्म हुआ? अंततः किसका जन्म हुआ? डॉली का। ये डॉली। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैक ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु जो डॉली जो थी वे फिन डॉर्सेट भेड़ के समान दिखाई थी। आप चित्र में देख सकते हो, ये फिन डॉर्सेट है, ये स्कॉटिश ईव है, और ये डॉली। कौन है ये स्कॉटिश फेस ईव है, और ये डॉली। और डॉली किसकी तरह दिख रही है? डॉली इसकी तरह दिख रही है, ना कि इसकी तरह। जबकि जो इसको जन्म किसने दिया? इसने। अब इसका मेन कारण क्या है? इसकी तो सिर्फ क्या थी? ये जो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव थी, इसकी तो सिर्फ अंड कोशिका थी, लेकिन जो सेंटर था, यानी केंद्रक जो था, वो किसका था? फिन डॉर्सेट का। किसका था? फिन डॉर्सेट का। इसीलिए जो इसके जो लक्षण थे वो किसके थे? फिन डॉर्सेट के। किसके थे? फिन डॉर्सेट के थे। क्योंकि स्कॉटिश फेस ईव के केंद्रक को कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश फेस ईव का कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा था। किसका? स्कॉटिश ब्लैक ईव का कोई भी लक्षण नहीं परिलक्षित हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन था, जिसमें प्राकृतिक लैंगिक जन्म द्वारा उसके संततियों को जन्म दिया गया। दुर्भाग्य से फेफड़े के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 को जो डॉली क्या हुई? मृत्यु हो गई। कब हो गई? 14 फरवरी 2003 को जो डॉली थी उसमें जो उसके फेफड़ों में क्या हो गया? कोई भी रोग गया, उसके कारण क्या हुई? मृत्यु। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए, तथा
तथा कुछ जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतु में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियाँ हो जाती हैं, यानी जब क्लोनिंग कर रहे होते हैं जो, तो उसमें या तो जन्म के बाद मर जाते हैं या फिर जन्म के समय या जन्म से पहले ही, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, जन्म के समय उनमें क्या आ जाती है, डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं या फिर विकृतियाँ आ जाती हैं। चलिए अभी देखते हैं, अब पूरा जो पार्ट है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये पूरा अभी तक जो हमने पार्ट किया था उसका समरी लास्ट में लिखा था, उसमें पढ़ देता हूँ। जंतुओं में हमने जनन की 2 विधियाँ पढ़ी। जंतुओं में जनन की 2 विधियाँ होती हैं, एक तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन के द्वारा जो जनन होता है वो लैंगिक जनन कहलाता है। और मादा जननांग के भाग कौन कौन से हैं? अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। मादा के जन्म आ गया। नर के जो क्या है, वृषण, शुक्र नलिका और शिश्न। चलिए, और अंडकोश, अंडा से मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंडाणु या अंडकोश का। जबकि वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचित युग्मक से क्या बनता है, युग्मनज। यानी युग्मक से क्या बनता है, युग्मनज। मादा के शरीर के अंतर्गत होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं, और ये किन किन में होता है, मनुष्य, जंतु जैसे मुर्गी, गाय, कुत्ते में होता है। और वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है वो क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन। ये किन किन में होता है, ज़्यादा जलीय जंतुओं में होता है। युग्मनज के अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बन जाता है। जब युग्मनज जो होता है ना, उसके अनेक विभाजन होंगे तब क्या बनेगा, भ्रूण। और भ्रूण गर्भाशय की दीवार से स्थापित हो जाता है, जहाँ उसकी क्या होती है, वृद्धि और परिवर्तन होता है। जो भ्रूण की व्यवस्था जिसमें सभी सारे एक भाग विकसित होकर पहचानने लगते हैं उसे क्या कहते हैं, गर्भ। क्या कहते हैं उसे, गर्भ। गाय, मनुष्य, कुत्ते जैसे जो जंतु जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं, जरायुज। वहीं मेंढक, मुर्गी, छिपकली, तितली जंतु अंडे देते हैं, यानी क्या कहते हैं, अंडप्रजक। इन्हें क्या कहते हैं, अंडप्रजक जंतु। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों के द्वारा वयस्क जंतु बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायांतरण। और कायांतरण हम पार्ट 10 में ही पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है वो क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसमें दोनों जीव भाग लेते हैं, अभी ऊपर देखा हमने। हड्डा में मुकुल द्वारा नए जीव का विकास होता है, इसे अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, इसे लैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं, ये अभी हमने पढ़ा। और अमीबा स्वयं को 2 भागों में विभाजित कर संतति उत्पन्न करता है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। एक क्विक समरी होगी हमारी, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मर्जी आपकी, लाइक वाइक कर देना, ठीक है।